हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम ल्यूसेंट का 23वां भाग पढ़ने वाले हैं। ये 50,000 प्रश्नों का एक कलेक्शन है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की या मध्य प्रदेश के बाहर की, तो ये आप सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने पूरा ल्यूसेंट आपको हैंड रिटन करवा रही हूँ और बहुत आसान तरीके से करवा रही हूँ, जिससे आपको बहुत आसानी से सभी प्रश्न समझ में आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके हमारे 22 भाग हो चुके हैं और 590 प्रश्न हो चुके हैं। अब हम 591 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको हमारे ल्यूसेंट के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ में अगर आप इसके पहले के वीडियो देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो ताकि आपको पूरा ल्यूसेंट समझ में आएगा। 22 भाग हैं, 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, एक मैक्सिमम 12 या 13 मिनट का होगा। तो आप अगर पूरे देख लेंगे तो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। और थोड़े दिनों में जब ये पूरा तैयार हो जाएगा तो मैं इसका पूरा पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। आज का पहला क्वेश्चन है, अजातशत्रु का उपनाम क्या था। इसके पहले हमने पढ़ लिया था, अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था और हर्यक वंश के ये राजा थे, और इन्होंने अपने अपने पिता की हत्या कर दी थी, और इनका उपनाम कुणिक था। इनको क्या बोला जाता था? कुणिक। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अजातशत्रु का उपनाम क्या था, या ये भी पूछ सकते हैं कुणिक किस शासक को कहा जाता था। तो कुणिक अजातशत्रु को कहा जाता था। अजातशत्रु प्रारंभ में किस धर्म का अनुयायी था? अजातशत्रु किसका अनुयायी था? जैन धर्म का। जैसे बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, तो अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था। ये याद रखिएगा, ये एक ही वंश के शासक थे, लेकिन इनके इनका जो मानने वाला धर्म था ये बदलते गए थे। अगला है, अजातशत्रु ने कितने वर्षों तक मगध पर शासन किया? अजातशत्रु ने मगध पर 32 वर्षों तक शासन किया। बिंबिसार आए थे सबसे पहले जिन्होंने इसकी स्थापना की। इसके बाद बिंबिसार के बाद कौन आया? बिंबिसार के बाद अजातशत्रु आए थे। अजातशत्रु ने कब तक शासन किया? 32 वर्षों तक किया। अजातशत्रु का एक मंत्री था, वो मंत्री का नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि जब ये अजातशत्रु वैशाली में विजय प्राप्त करने गए थे तो इन्होंने उनकी सहायता की थी। तो अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम था वश्यकार। कहीं कहीं पे इसको वर्षकार भी लिखा गया है, तो ये दोनों याद रखिएगा, वश्यकार या वर्षकार। अजातशत्रु ने किसकी सहायता से वैशाली पर विजय प्राप्त करी थी? किसकी सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त करी थी? तो वर्षकार या वश्यकार की सहायता से की थी। अजातशत्रु का पुत्र कौन था? अजातशत्रु का पुत्र उदयन था। अजातशत्रु का पुत्र कौन था? अजातशत्रु का पुत्र उदयन था। उदयन का नाम आपने पाटलिपुत्र के संदर्भ में पढ़ा होगा। पाटलिपुत्र जो वर्तमान में पटना है, इतना सुंदर नगर की स्थापना किसने की थी? इन्होंने ही, उदयन ने ही की थी। अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? फायान ने जब यहाँ से गया था तो फायान ने इसका वर्णन किया था कि उदयन ने पाटलिपुत्र के सौंदर्य का वर्णन भी उन्होंने किया था। अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? अजातशत्रु की हत्या उदयन मतलब अजातशत्रु के पुत्र ने ही की थी। बिंबिसार की हत्या उनके पुत्र ने मतलब अजातशत्रु ने की। अजातशत्रु की हत्या भी उन्हीं के पुत्र मतलब उदयन ने की थी। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कब की थी? 461 ईसा पूर्व में की थी। पाटिल ग्राम या पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? जैसे कि मैंने अभी बताया था, तो उदयन ने की। पाटलिपुत्र की स्थापना भी किसने की? उदयन ने। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं ल्यूसेंट वाले, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और एक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। उदयन किस धर्म का अनुयायी था? उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन किसका था? जैन धर्म का था। इनके पिता भी प्रारंभ में जैन धर्म के थे, लेकिन इनके जो दादा थे बिंबिसार, वो बौद्ध धर्म के थे। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? हर्यक वंश का अंतिम राजा था नागदशक। नागदशक ये कौन था? ये उदयन का पुत्र था। हमने अभी कल में और आज में 4 शासक के नाम पढ़े। सबसे पहले आया बिंबिसार, फिर आया अजातशत्रु, फिर आया उदयन, फिर आया नागदशक। बिंबिसार, अजातशत्रु, फिर आया उदयन, उदयन के बाद नागदशक। ये 4 शासक हर्यक वंश के थे। हर्यक वंश का सबसे अंतिम शासक था नागदशक। नागदशक की हत्या किसने की थी? तो नागदशक की हत्या उनके अमात्य मतलब मंत्री होता है, तो नागदशक की हत्या उनके अमात्य ने की थी। उनके अमात्य का नाम क्या था? शिशुनाग। तो नागदशक की हत्या शिशुनाग ने कर दी थी, और शिशुनाग ने उनकी हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा, हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आया? शिशुनाग वंश आया। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की? शिशुनाग ने ही की। किसकी हत्या करके की? नागदशक की हत्या करके। इनमें भी नाग आ रहा है, शिशुनाग में भी और नागदशक में भी नाग आ रहा है, इसे रिलेट करके याद कर लीजिएगा। शिशुनाग ने नागदशक को मारकर 412 ईस्वी में इन्होंने नागदशक की हत्या की थी और शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कैसे बनाया? तो
इसके पहले जब हर्यक वंश था तो उन लोगों की राजधानी जो थी, जैसे उदयन हुए या नागदशक हुए, उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को हटा दिया था, ये हटाकर है, तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को हटा दिया था और किसको बना लिया था, वैशाली को बना लिया था। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था, कालाशोक था। कालाशोक ने अपनी राजधानी किसे बनाया था, कालाशोक ने अभी अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। किसने किसको बनाया, देखो जो कालाशोक के पिता थे उन्होंने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया था, लेकिन जो शिशुनाग का उत्तराधिकारी जो आया कालाशोक, तो कालाशोक ने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र को बना दिया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था। शिशुनाग वंश का जिसकी राजधानी शिशुनाग ने की थी, जिसकी स्थापना, उसका अंतिम राजा कौन था, उसका अंतिम राजा था नंदीवर्मन। और नंदीवर्मन की हत्या कर दी थी महापद्मनंद ने, और महापद्मनंद ने नंदीवर्धन की हत्या करके नंद वंश की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा, तो नंद वंश के संस्थापक कौन थे, नंद वंश के संस्थापक थे महापद्मनंद। नंद वंश के संस्थापक कौन थे, महापद्मनंद नंद वंश के संस्थापक थे। और आपसे पूछे नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो घनानंद। घनानंद आप लोगों को बहुत अच्छे से जानते होंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने इन्हीं को ही हटाकर, इन्हीं को ही मारकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, और जिसमें उनकी सहायता चाणक्य ने की थी, क्योंकि चाणक्य भी इनसे नफरत करते थे। तो चाणक्य ने इसलिए इनको हटाने के लिए भारतवर्ष से चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, घनानंद। नंद वंश के बाद आया था आपका मौर्य साम्राज्य। नंद वंश का कौन सा शासक सिकंदर के समकालीन था, अगर आपसे पूछें कि नंद वंश का कौन सा शासक सिकंदर के समकालीन था, तो घनानंद था। नंद वंश का कौन सा शासक सिकंदर के समकालीन था, घनानंद था। घनानंद को किसने पराजित किया, तो घनानंद को किसने पराजित किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो कि मैंने बताया था। सिकंदर का जन्म कब हुआ था, सिकंदर का जन्म हुआ तो 356 ईसा पूर्व में। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, जुड़ जाइएगा। फेसबुक ग्रुप की भी मिल जाएगी, इंस्टा की भी मिल जाएगी, और इंस्टा मोजो की भी मिल जाएगी। वहाँ पे आपको छोटी छोटी PDF पड़ी हुई हैं, आप वहाँ से उनको परचेस कर सकते हैं। जल्दी ही करंट का भी वीडियो आपके लिए बहुत बेहतरीन लाने वाली हूँ मैं, और हमारे जो मध्य प्रदेश की क्लासेस है वो भी आने वाली है। और अगर आप हमारे प्रीलिम्स और मेंस की नोट्स लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अगर आप MPPSC प्री मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे प्री और मेंस के नोट्स ले सकते हैं। टोटल हमारा प्री और मेंस का पैकेज 68 बुकलेट का है, जिसमें 45 बुकलेट मेंस की हैं और 19 बुकलेट प्री की हैं। आप अगर मेंस अकेला लेना चाहते हैं तो मेंस ले जाते हैं। मेरे जो नोट्स हैं वो टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तर श्रृंखला में है, टॉपिक में डिटेल नहीं दी गई है। क्वेश्चन आंसर जो होते हैं प्रश्न उत्तर श्रृंखला, कोई टॉपिक दिया है, जैसे कि आपको पहाड़ है तो पहाड़ से संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं, नदी से संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं, या आपकी गरीबी से संबंधित बन सकते हैं, प्रवसन से संबंधित बन सकते हैं, ये संविधान से संबंधित बन सकते हैं, मौलिक अधिकार से संबंधित बन सकते हैं, या एथिक्स में कोई नीति शास्त्र से संबंधित, मनोवृत्ति से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं। तो प्रश्नोत्तर से क्या होता है कि हमको टॉपिक तो गूगल पे भी मिल जाता है पूरा का पूरा। अगर हम एक टॉपिक डालेंगे तो हमको अगर चाणक्य के बारे में ही पता करना है तो बहुत सारे मिल जाता है हमको, लेकिन हमें किस तरीके से क्वेश्चन आता है और किस तरीके से फ्रेम करना होता है नहीं मिलता है। तो यही सोचकर मैंने ये क्वेश्चन आंसर श्रृंखला में नोट्स बनाए हैं। अगर आप टॉपिक वाइज लेना चाहते हो तो आप किसी भी कोचिंग का प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रश्नोत्तर श्रृंखला में नोट्स लेना चाहते हैं मेरे हैंड रिटन, तो आप मेरे नोट्स प्रेफर कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको 25 ग्रुप भी प्रोवाइड कराती हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप में समय समय पर बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल दिया जाता है, क्वेश्चन आंसर्स दिए जाते हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स की प्रैक्टिस हो सके। सिकंदर का जन्म कब हुआ था, सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। ये याद रखिएगा, जन्म सिकंदर का और सिकंदर की मृत्यु। सिकंदर के पिता का नाम क्या था, सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप। सिकंदर का कब जन्म हुआ था, 356 ईसा पूर्व में। पिता का नाम क्या था, पिता का नाम फिलिप था। फिलिप मकदूनिया का शासक कब बना था, फिलिप मकदूनिया का शासक बना था 359 ईसा पूर्व में। फिलिप मकदूनिया का शासक कब बना था, 359 ईसा पूर्व में फिलिप मकदूनिया का शासक बना था। फिलिप की हत्या कब की गई थी, फिलिप की हत्या 329 ईसा पूर्व में हो गई थी। जो सिकंदर के पिता थे उनकी हत्या कर दी गई थी, और उनकी हत्या कब की गई थी, 329 ईसा पूर्व में फिलिप की हत्या कर दी गई थी। सिकंदर के गुरु कौन थे, या आपसे यही पूछ सकते हैं अरस्तु के शिष्य कौन थे, तो सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। सिकंदर के गुरु कौन थे, अरस्तु। एक कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कि अरस्तु के गुरु कौन थे।
सिकंदर के गुरु तो अरस्तु थे, अरस्तु के गुरु कौन थे? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। सिकंदर ने भारत विजय अभियान कब आरंभ किया था? सिकंदर पूरे विश्व को जीतना चाहता था, उसी के चलते उसने भारत पर भी रुख किया था। तो उसने आरंभ कब किया इसका? 326 ईस्वी में ईसा पूर्व में किया था। सिकंदर का सेनापति कौन था? सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। जो सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, यही चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। हाइडेस पीस का युद्ध किसके बीच हुआ था? हाइडेस पीस का जो युद्ध हुआ था वो सिकंदर और पंजाब के शासक पोरस के बीच हुआ था। पंजाब के शासक पोरस के बीच और सिकंदर के बीच हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन आपके लिए। इसके अलावा ये क्वेश्चन आ सकता है, जो हाइडेस्पीस का युद्ध है उसको एक और युद्ध कहा जाता है, वितस्ता या झेलम का युद्ध। झेलम का प्राचीन नाम वितस्ता है, जिसको अभी हम वर्तमान में झेलम नाम से जानते हैं, पहले उसको वितस्ता बोला जाता था। तो इस नदी के किनारे हुआ था यह युद्ध, इसलिए इसको वितस्ता या झेलम का युद्ध कहते हैं। सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया? सिकंदर अगर आगे जाता तो सिकंदर शायद पूरे भारत पर आक्रमण कर सकता था, लेकिन ब्यास नदी के किनारे पे ही जाके जो सिकंदर की सेना है उसने जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो सैनिक थे, घनानंद के समकालीन था, और वहाँ की जो सेना थी उन सबको देखकर उनके जो सिपाही थे सिकंदर, उन्होंने बोला कि हम आगे नहीं जाएंगे, और सब लोगों ने अपना खुद रुक गए थे, जिसके चलते सिकंदर ने भारत से वापस हो गया था। तो सिकंदर भारत से कब लौटा था? सिकंदर भारत से लौटा था 325 ईसा पूर्व में, स्थल मार्ग से लौटा था। ये भी याद रखिएगा, जल मार्ग से नहीं लौटा था। हो सकता है मे बी पॉसिबल ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लें। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हुई थी। देखो उनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 356 है, और जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व में। ये दोनों डेट याद रखिएगा। ज़्यादा उम्र नहीं थी उनकी, 33 वर्ष में ही उन्होंने ऐसा काम कर दिया था कि आज भी उस सिकंदर को बहुत ही रिस्पेक्टफुली उनका नाम लिया जाता है। तो फ्रेंड्स आज हमने 623 क्वेश्चन किए। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप देख रहे हैं मैंने बहुत सरल तरीके से इनको तैयार किया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियो कंटिन्यू लाऊं तो मुझे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ल्यूसेंट पे वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो मैं इस वीडियो के 2 से 3 पार्ट ला पाऊँगी और लंबा वीडियो भी ला पाऊँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।